So, a very warm welcome to all of you, our very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher, Advocate Samir Lading, with our another totally new series. As I have earlier told you regarding our this very new series, and that will be totally associated with Indian polity. जो पहला वाला हमारा मोस्टली रहा दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन। अभी तक जो हमने वीडियोस जो अभी चढ़ाई हुई है अभी तक आपके लिए हमने अवेलेबल रखी है, तो वो मोस्टली इंडियन हिस्ट्री के ऊपर है। अब ये जो हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं ये किसके ऊपर रहेगी? ये रहेगी पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी की हमारी 2 वीडियोस रहेंगी, फिर साइड बाय साइड हमारी इंडियन हिस्ट्री की 2 वीडियोस रहेंगी। सो आई होप कि इसी तरह जो है मैं आपको जो है कंटेंट जो है अवेलेबल करवाता रहूँगा और आपको थोड़ा हेल्प भी इससे होता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक पे जो आज आया हुआ हूँ वो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है और मोस्टली फंडामेंटल राइट्स का मैं टॉपिक है पढ़ा रहा हूँ और ये इसमें मैं मीनिंग के ऊपर जा रहा हूँ। पहले जैसे मैंने रिवॉल्ट 57 का आपको बैकड्रॉप पढ़ाया हुआ है, तो रिवॉल्ट 57 के मीनिंग जो उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत रहा है, उसके बाद हम कॉजेस पे आएंगे श्योरली। उसी तरह यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग में आज करवाऊंगा। फंडामेंटल राइट एक्चुअली क्या है, राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम जो बच्चों को हमेशा रहता है वो ये रहता है कि जब भी रिटन एग्जाम होता है तो वो लिख के तो आते हैं बट स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनका आंसर का वेटेज नहीं बन पाता है। तो रीजन क्या रहता है? रीजन ये रहता है कि जैसे हम कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मोस्टली क्या होता है कि अगर उन्हीं बच्चों से अगर पूछ लिया जाए या आपस में अगर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं या कोई भी चीज जो है आप आपस में शेयर करते हैं, टॉपिक्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, उसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बीच में डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के बीच में डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बीच में डिफरेंस। जब आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आ जाएगा, जैसे यहां पे मैंने थोड़ा बहुत यहां बताया हुआ है कि आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स के बीच में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को किसके साथ डिफरेंस करेंगे? जब आप फंडामेंटल राइट्स को लीगल राइट के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट के साथ डिफरेंस करेंगे, या फंडामेंटल राइट्स को आप जो है वो ह्यूमन राइट्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तभी आप फंडामेंटल राइट के मीनिंग को समझ पाएंगे। तो मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही रहता है कि फंडामेंटल राइट का याद तो कर लेते हैं, उसके आर्टिकल्स भी रट लेते हैं वो पूरे के पूरे, उनको ये पूरा पता चल जाता है कितने आर्टिकल्स है, किस पार्ट में फॉल करता है, बस वो पूरा याद करके एग्जाम के लिए चले जाते हैं। बट आज भी अगर मैं उनसे पूछूं, बच्चों से, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अगर आपस में आप खुद भी डिस्कस कर लेंगे, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन राइट और लीगल राइट के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ राइट्स ओनली एंड दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, ठीक है। सो यहां पे मैं अभी फंडामेंटल से पहले मैं राइट को डिफाइन करूंगा, क्योंकि सारी कहानी जो है, देखिए ये तो है सारे राइट्स, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं, नेचुरल राइट्स पढ़ रहे हैं, लीगल राइट्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो सारे जो है वो राइट्स है, उनके साथ जो सारी चीज जो जुड़ी हुई वो क्या, वो राइट्स जुड़े हुए। अगर हम यहां पे देखें कि राइट का मीनिंग क्या है, यहां पे मैंने लास्की को लिया हुआ है, तो लास्की की जो उसने डेफिनेशन मोस्टली दी हुई है वो यहाँ पे मैंने लाई है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि लास्की की जो मोस्टली डेफिनेशन जो मोस्टली लास्की की रही सबसे इजी रही, वरना मोस्टली जितने भी ये फिलोसफर्स रहते हैं इनकी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना और उसकी समरी बनाना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये इसकी मुझे इजी लगी, इसलिए आपको राइट का, सिर्फ राइट का मीनिंग समझाने के लिए, राइट्स होते क्या है, यहाँ पे इसने एक सिंपल सी बात की हुई है कि यहाँ जो राइट्स है वो कंडीशंस है किसके लिए? सोशल लाइफ के लिए, कि राइट के बिना जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अपना जो खुद की हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है, हमारे अंदर जो कैलिबर होता है, हमारे अंदर जो इननेट टेंडेंसीज होती है, या अगर हम बात करें हमारे अंदर जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारी खुद की जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में जो हम एम्पेरिकल और प्रैग्मेटिकल डेवलपमेंट करते हैं, वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ राइट्स। तो राष्ट्रीय ने वही कहा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ सेकंड्स का पॉज लूंगा, आपने जल्दी से जल्दी ये जो है ये क्या कर देना है, इसको आपने स्क्रीनशॉट के थ्रू या पॉज करके आप थोड़ा लिख भी सकते हैं, तो मैं वो थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैंने इरेज करके आप लोगों को डिटेल में समझाना है। कुछ यहाँ मैं इरेज कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ सेकंड का मैं आपको यहाँ पे पॉज लेता हूं।
ओके, सो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने ये सारा नोट कर दिया होगा। देखिए अब लास्ट की का मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एक चीज को ध्यान में यहाँ पे रखना है कि उसने कहा था कि जो राइट्स है, राइट्स एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? हमारी सोशल लाइफ के लिए कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। राइट्स हमारी सोशल लाइफ के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? कंडीशंस क्रिएट करते हैं, हमें कंडीशंस देते हैं। कैसी, किस तरह की कंडीशंस? जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं किस तरीके से रहे हैं। आप देखिए प्रिमिटिव टाइम से लेकर आज तक जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे जो स्टेजेस हिस्ट्री में हुई है, आप देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें आई हुई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ले लीजिए आप, या बाकी जितने भी है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो आया, हमारा इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस आई, तो दैट वाज जस्ट जो है सारी की सारी जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है? वो राइट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो इसने वही कहा है कि जो यहाँ पे लास्ट ने ये कहा हुआ है कि राइट्स हमारे लिए जो है एक सोशल कंडीशंस जो है बनाते हैं, और उनके बिना, राइट्स के बिना जो है कोई भी पर्सन जो है अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता। और उसके अंदर जो बेस्ट है, बेस्ट वही कहा मैंने कि जो हमारे अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो पॉसिबल डेवलपमेंट है, या हमारे अंदर जो भी टेंडेंसीज हमारे अंदर है कि हम कितना डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, हमें क्या क्या फ्रीडम मिलता है, क्या क्या लिबर्टी मिलती है, जिससे हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो है लाइफ के ईच एंड एवरी स्फीयर में हम डेवलप हो सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमें राइट्स मिलेंगे। आप देखिए सिंपल सा, इफ यू विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द अर्लियर प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड मॉडर्न सोसाइटीज राइट नाउ, अभी अगर बात करें तो आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। और गैप में क्या है, सारी कहानी क्या है कि भाई इतनी तरक्की किसी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट्स। तो उसने रास्की ने यहाँ पे वही चीज को जो है बताया हुआ है। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे फिर आया राइट का, कि राइट एक्चुअली क्या है। सो यहाँ पे राइट्स क्या है? राइट्स क्लेम है, बिल्कुल। अब क्लेम का मतलब क्या है? वो क्लेम किसके ऊपर है? इंडिविजुअल, सोसाइटी और गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए क्लेम का मतलब है, कौन सा क्लेम है? क्लेम का मतलब ये आ गया कि सपोज कीजिए अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूं और काम के लिए मैंने जितने घंटे वहां पे लगाए, जितने घंटे मैंने दिए, जितने अपना लेबर मैंने दिया, अब मैं क्लेम कर रहा हूं, जो बॉस है, जो हेड है वहां पे, उससे मैं जो है क्लेम कर रहा हूं कि मुझे वेजेस दी जाए। तो जो मैं वेजेस उससे मांग रहा हूं, क्या जो क्लेम है मेरा, अब जो क्लेम है वो कितना रीजनेबल है? एग्जैक्टली रीजनेबल है। तो इसका मतलब है क्लेम शुड बी रीजनेबल, क्लेम जो है वो जायज होना चाहिए। ये एक चीज है कि जो राइट है, राइट आपका एक क्लेम है, बट कौन सा क्लेम है? एक जायज क्लेम है, एक रीजनेबल क्लेम है। वो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के टुवर्ड्स हो सकता है। उसके बाद है सोसाइटी से हम लेते हैं, सोसाइटी और गवर्नमेंट से लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए आप कहीं से चल रहे हैं, या ट्रैफिक जो है रूल्स के अकॉर्डिंग जो है जहां पे चलने का जो पाथ है, या जेब्रा क्रॉसिंग है, या बाकी चीजें हैं, रूल्स है, लोग वहां पे सिग्नल पे रुकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है, कभी कभी रोड के बीच से भी क्रॉसिंग होता है। तो अगर वहां पे ट्रैफिक बिल्कुल स्लो है तो लोग क्रॉस कर रहे हैं, और एक पर्सन जो है बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। अब वो बड़ी तेजी के साथ अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो रुक जाएगा और दूसरे पर्सन को जाने देगा। सपोज कीजिए मैं ही चल रहा हूं वहां से, तो वो रुक जाएगा, जाने देगा मुझे। या अगर वहां पे ट्रैफिक रुका, वहां पे लाइट्स है, तो वहां पे रुकेगा, रूल को फॉलो करेगा, या मुझे जाने देगा, और वो कोशिश करेगा मुझे इंजरी ना हो और मुझे कोई फेटल इंजरी ना हो। और दूसरा है जहां वो चलेगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं वहां बीच में ना हूं, उसको मैं जाने दूं। देखिए इसका मतलब यह है कि मेरा राइट जो है, मेरा राइट चलने का, मेरा राइट लाइफ जो है तब तक बचा रहा जब तक दूसरे ने उस राइट के ऊपर अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। अगर वो रुकता नहीं, बहुत तेजी के साथ चलाता, तो मे भी मुझे फेटल इंजरीज भी हो सकती थी। अब कहने का मतलब यह है कि वंस राइट इज अनदर्स ड्यूटी। सो मेरा जो राइट है, जीने का राइट है, चलने का राइट है, जो भी मैं करता हूं वो तब तक सेफ है जब तक दूसरा उन्हीं राइट्स के ऊपर, पर्टिकुलर राइट्स के ऊपर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब यही है कि वंस राइट इज अनदर ड्यूटी। अब ये चीज है, आपने ये टॉपिक एक अलग से बनता है, राइट्स एंड ड्यूटीज जो है उनका एक कोरिलेशन है, राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जस्ट समझाने के लिए आपको कि उसी तरह जो है हमारा राइट बनता है, इंडिविजुअल के ऊपर हमारा राइट बनता है, सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं वहां से हम राइट्स हम क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आ चुका है राइट्स एक्चुअली क्या है। राइट्स के बिना हम अपना बेस्ट नहीं कर सकते। देखिए हमारी जो ऑर्थोडॉक्स, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी जो रही थी, या प्रिमिटिव टाइम के बाद की भी हम देखें, उसमें भी बहुत सारे सोशल इविल्स थे। सोसाइटी में ऐसे कुछ इविल्स हुए थे जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक पर्टिकुलर जो है जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, एट्रोसिटीज होती थी। सारी कहानी राइट्स की, मैं कह रहा हूं कि राइट्स के ऊपर ही होती थी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को ले लीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर हम देखेंगे, अभी तो डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि वहां पे भी ऐसा ही होता था। जो गरीब तबका होता था, जो लोअर जो सेक्शन होता था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वहां पे, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए नोट कर देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है।
इसी को मिटा देता हूं, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। वहां पे क्या था फ्रांस में, मैं फ्रांस में स्टार्ट करूंगा, फ्रांस के रेवोल्यूशन के ऊपर टॉपिक आएगा जब हम यूपीएससी का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा उसमें क्या था, उन्होंने एक जो है एक ग्रुप बनाया हुआ था, स्टेट बनाया हुआ था, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उसमें क्या था, जो लास्ट वाला था ना मोस्टली, तो लास्ट वाले में क्या थे, वो गरीब लोग थे और उनको क्या था कि उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और वहां पे जो पहले वाले दो ग्रुप्स थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, नोबल्स थे, उसमें क्लर्जीमैन थे, तो उनको क्या था, एग्जम्पशन था टैक्सेस से, टैक्सेस पे नहीं करते थे, बट उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज थी। सो कहने का मतलब यह है कि वहां पे राइट्स जो थे वो यूनिवर्सल नहीं थे। और कहने का मतलब मेरा यहां पे यही है कि उसी तरह आप जितनी भी सोसाइटीज में देखेंगे, राइट्स के ऊपर ही सब कुछ हुआ है, राइट्स को लेकर ही रेवोल्यूशन आए हैं, राइट्स को लेकर ही चेंजेस आए, लार्ज स्केल चेंजेस आए हैं, राइट्स को लेकर ही कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं। अब कहने का मतलब यह है कि राइट जब तक होगा हमें अलग अलग ईच स्फीयर ऑफ लाइफ में, तभी हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। सो यहां पे ये चीजें समझ आ गई। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। देखिए यहां पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, स्टेट की हम अगर बात करें, देखिए अगर हम स्टेट की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं स्टेट हम कंट्री को कहते हैं, या आप लोगों को पता होगा। और जैसे मैं कहूंगा मध्य प्रदेश या आ गया हिमाचल प्रदेश या जो भी है, जिनको हम फॉरन नेम है, जिनको वो स्टेट कहता है, तो वो स्टेट में ही होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फेडरेटिंग यूनिट्स कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, फेडरेटिंग यूनिट्स। एक आम इंसान के लिए वो तो स्टेट को वो क्या बोलता है, एक आम इंसान जो है वो स्टेट को एक अलग नाम से बोलता है, मगर फेडरेटिंग यूनिट्स, अब कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी हमारे इंडिया की अगर बात करो, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अवर कंट्री इज कंसर्न, तो वो एक्चुअली फेडरेटिंग यूनिट्स है, वो स्टेट्स नहीं है। बट पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में एक स्टेट जो है वो कंट्री है, और उसको बनने के लिए जो है कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो हम बाकी टॉपिक में कभी करेंगे। अब कहते हैं जो भी स्टेट कंट्री जब वो बनता है, वो किस लिए बनता है, तो इसलिए बनता है ताकि लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज कर सके, एनफोर्स कर सके और सैंक्शंस लगा सके और लोगों को राइट मिले। और जब ये चीजें होती है तो पॉजिटिव जो लॉ होता है, पॉजिटिव लॉ का मतलब यहां पे ये आ गया कि आपने ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे लेजिस्लेचर्स होते हैं जिनको हम पार्लियामेंट कहते हैं, या आप ले लीजिए कि जैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है या उनको हम स्टेट पार्लियामेंट कहते हैं, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है। मैंने थोड़ी समझा दिया आप लोगों को कि एक्चुअली लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। हमारे जैसे हमारा पार्लियामेंट है वो काम क्या करता है, मोस्टली मैंने कहा आपको कि रेगुलेशंस को बनाता है, उसके बाद एनेक्ट करता है चीजों को, कोर्ट्स को बनाता है, तो उसी को हम पॉजिटिव लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं। जो हमारी स्टेट पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर है, हमारा इंडिया का जो है पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट है, वो पॉजिटिव लॉ के थ्रू जो है लीगल राइट्स जो है लीगल राइट्स को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं, लीगल राइट्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव लॉ है वो लीगल राइट्स को क्रिएट करता है, और वही लीगल राइट्स को हम एंटाइटल करते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं वही लीगल राइट्स को। और उसके बाद जब वो लीगल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वही राइट्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। देखिए ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि जब भी सबसे पहले स्टेट बनती है, जब स्टेट क्रिएट हो जाती है, क्यों, क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्टेट रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट सैंक्शन लगाती है, किनको, राइट्स को। और जब वो चीजें हमें मिलती है, मिलने के बाद क्या है, और वो कैसे किसके थ्रू होता है, एक मैकेनिज्म है, किसका वाला, वो मैकेनिज्म कौन सा वाला है, वो मैकेनिज्म कौन सा वाला है जो जिसके थ्रू लीगल राइट्स मिलते हैं, वो पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ की मैंने बात की यहाँ पे, और पॉजिटिव लॉ एक्चुअली क्या है, एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है पॉजिटिव लॉ बनता है। और वो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे मैंने आपको कहा लेजिस्लेचर्स है, पार्लियामेंट है, या जो भी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेजिस्लेट कर रही है, रूल्स को बना रही है, कोर्ट्स को बना रही है, स्टेट पार्लियामेंट हो या कोई भी पार्लियामेंट हो, यूनियन पार्लियामेंट हो, जिनको हम लेजिस्लेचर्स कहते हैं या यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं, वो लीगल राइट को, फिर उन्हीं लीगल राइट्स को जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है, और वही क्या बन जाते हैं, वही उन्हीं को हम अगर देखें एक आसान लैंग्वेज में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देखिए यहां ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पे ये चीज आपको समझ आ गई। यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करते हैं हम यहां पे कि ये एक कंट्री है, और इस कंट्री के अंदर जो है वो ये फैमिलीज है, ये ले लीजिए फैमिलीज है, इस कंट्री के अंदर ये फैमिलीज अलग अलग फैमिलीज रह रही है। अब देखिए जब ये लोग अपनी फैमिली से बाहर आते हैं, कोई भी काम करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जैसे मैं कहूँगा एक इंडिया है, तो
उस टाइम में क्या होता है कि उस टाइम में एक जर्नल राइट होते हैं, जर्नल राइट्स होते हैं, उनकी नेचर जेनरिक होती है और वो सभी एंजॉय करते हैं, एंटाइटल करते हैं। मगर जब जैसे सपोज कीजिए हम घर के बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, परचेज करते हैं, चीजों को सेल करते हैं, रोड पे चलते हैं, वॉक कुछ भी करते हैं, एंटरटेनमेंट की चीजें यूज करते हैं, हमारे साथ साथ जो लोग रह रहे हैं वो भी वही चीजें कर रहे हैं। बट जब आप फैमिली के अंदर आते हैं तो फैमिली के अंदर आपको एक चीज मिलती है। फैमिली के अंदर आपको क्या मिलता है? फैमिली के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फैमिली के अंदर थोड़ा वहां पे भी हम राइट्स एंटाइटल करते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब हम फैमिली से बाहर आते हैं तब भी हम एंटाइटल करते हैं। बट फैमिली के जब बाहर आते हैं तो हमारे राइट्स एक जनरल राइट्स बन जाते हैं। फैमिली के अंदर जब हम राइट्स को यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वहां पे एक्सक्लूसिवनेस हो जाती है, वहां पे आपको स्पेशली प्रोगेटिव्स दिए जाते हैं, आपको वहां पे स्पेशली प्रिविलेजेस मिलती हैं, आपको राइट्स के ऊपर मोनोपोली मिल जाती है, वहां पे एक एसेंस बनती है आपकी राइट्स की, वहां पे एक सिग्निफिकेंस बनती है आपके राइट्स की, वहां पे एक इंपॉर्टेंस बनती है आपकी राइट्स की। और वही चीजें, वही जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि एक्सक्लूसिवनेस, उनके ऊपर मोनोपोली, सिर्फ आप ही को पूरा राइट है कि फैमिली के अंदर जो आप चीजें एंटाइटल करते हैं, राइट्स एंटाइटल करते हैं, वो दूसरा जो से आपके जो नेबर में रहना है या बाकी जो चीजें हैं, वो बाकी जो लोग हैं, सॉरी, या नेबर है, वो आपके फैमिली राइट्स के में आकर आपके फैमिली राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता, वो क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली आपको ही मिल रहे हैं। दैट वही चीज है जो है बाहर नहीं मिल रही है, क्योंकि बाहर आप उसके साथ राइट्स को शेयर कर रहे हैं। बाहर वहां पे वो जो है वो आपके राइट्स अगर एंजॉय कर रहे हैं, वो क्लेम कर सकता है मुझे भी राइट्स दिए जाएं, वहां पे जनरल राइट्स आपको मिल रहे हैं। सो यहां पे क्या डिफरेंस आया कि हम फैमिली के अंदर भी राइट्स को ले रहे हैं, बाहर भी। डिफरेंस आया सिग्निफिकेंस में, डिफरेंस आया एसेंस में, डिफरेंस आया मोनोपोली में। मेरी बात समझेगी नहीं? आपने एक चीज देखी होगी कि हम कहीं पे जाते हैं रहने के लिए, हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है, वहां पे हम घूमते हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग कॉर्नर्स में जाते हैं दुनिया में और कहते हैं कि दुनिया के हम कोने में भी, हर एक कोने कोने में जाके घूम के आ जाए, पर घर जैसी एसेंस हमें ये नहीं मिलती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्पेशली चीज हमें मिल रही है वहां पे। मैंने वही कहा, एक्सक्लूसिवनेस आपको मिल रहा है वहां पे, आपको एक एसेंस मिलता है, एक सिग्निफिकेंस मिलता है फैमिली में, और बाहर नहीं मिल सकता। बाहर भी तो बहुत सारी चीजें आप करते हैं जो फैमिली के अंदर आप रह के एंटाइटल कर सकते हैं, मगर सिग्निफिकेंस की बात आई। सो इट्स ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस, एंड यही एक रीजन है जो इन राइट्स को क्या करता है? फंडामेंटल बनाता है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। मेरी बात समझे कि नहीं? यहां पे कहानी ये नहीं है कि राइट्स तो राइट्स रहेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो लीगल राइट्स हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, उनको तो राइट्स रहेंगे सब, मगर उनके पीछे जो चीज लगती है ना, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन लगा है, कहीं पे लीगल लगा है, कहीं पे ह्यूमन लगा है, और कहीं पे फंडामेंटल। जब ये फंडामेंटल लगा है ना, तो इनकी बात ही कुछ और हो जाती है, इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी एसेंस ही चेंज हो जाती है। मेरी बात आप समझे कि नहीं? सो वही, ये जस्ट आई एम जस्ट सिग्निफाइंग एन एग्जाम्पल बिफोर यू। ठीक, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि देखिए यहां पे जब फैमिली के अंदर जो एटमॉस्फेयर प्रिविलेजेस उनको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। बाहर भी इनको राइट्स मिल रहे हैं, बट वहां पे कुछ और चीज है। अब देखिए, ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, हमें जो है वो क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कर रहा है? एक सर्कल बनता है, मैं कहूंगा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये क्या कर रहा है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कर रहा है कि हमें राइट्स दे रहा है। अब जो हमें राइट्स हमें दे रहा है ना, यहां पे आपने ध्यान में रखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है हमें जो है प्रिविलेजेस दे रहा है, हमें प्रोगेटिव्स दे रहा है, हमें ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हमें जो है राइट्स मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दे रहा है। ये मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये ले लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें चीजें मिल रही है, ये राइट्स हमें मिल रहे हैं। ये डॉट्स को आप ले लीजिए, ये राइट्स है, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ओके ठीक है भाई, ये जो आपको इसके अंदर राइट्स मिल रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। उसके बाद वो ऐसा सर्कल सा कर लेता है ऐसे, और कहता है कि भाई ये फंडामेंटल रहेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगे, मगर रहेंगे राइट्स ही रहेंगे, ये भी राइट्स है भाई। और इस गोले, इस सर्कल के अंदर जो है वो भी राइट्स ही तो है। डिफरेंस कहां से है फिर? अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, डिफरेंस कहां से? डिफरेंस सिग्निफिकेंस में, डिफरेंस इंपॉर्टेंस में। उसने कहा भाई ये फंडामेंटल रहेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये वाले राइट्स भी जो है, जो इस सर्कल के बाहर है, ये वाले राइट्स भी प्रोटेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई मैं इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, और जो इसके अंदर है जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। तो डिफरेंस कहां से है?
अब मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं? डिफरेंस लाइज इन सिग्निफिकेंस, कि इनकी इंपॉर्टेंस कुछ और है और इनकी इंपॉर्टेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनकी कुछ और है, ये वहां पहुंच ही नहीं सकते। मैंने वही कहा ना कि सारी कहानी इसकी है, फंडामेंटल, कहते हैं दे आर फंडामेंटल इन नेचर। इट मींस ये चीजें अब ध्यान में रखिए, ओरिजिनल है, बेसिक है, कोई छीन ही नहीं सकता दुनिया में, कोई भी ताकत हो हमसे ये फंडामेंटल राइट छीन ही नहीं सकता। इवन कि गवर्नमेंट भी, पार्लियामेंट भी कोशिश नहीं कर सकता, फंडामेंटल है। वही मैंने जो घर की आपको एग्जांपल दी, हम घर के अंदर है, वो कोई छीन नहीं सकता हमसे। बाहर शेयर मांग सकता है, क्लेम कर सकता है कि क्योंकि बाहर जेनरिक राइट्स है, बाहर जनरल राइट्स है, फैमिली के अंदर एक्सक्लूसिवनेस आ जाती है। सिर्फ वही है कि भाई कोई ताकत छीन नहीं सकती हमसे ये राइट्स हैं। यहाँ पे कुछ भी हो जाए मगर इनको कुछ नहीं होगा। ये सर्कल कर दिएगा, ये फंडामेंटल रहेंगे इन नेचर, फंडामेंटल मींस बेसिक रहेंगे, और फंडामेंटल का मतलब ये आ गया कि ये जो है बेसिक रहेंगे। बेसिक मींस कोई छीन नहीं सकता। उनकी सिग्निफिकेंस, दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सारी कहानी जो है सिग्निफिकेंस की है। ये यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा अभी बताऊंगा, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अभी, पहले क्या था, पहले वो इस गोले के अंदर था, है? अब क्या है, आप बाहर कर दिया भाई इसको, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट भी कह सकते हैं आप उसको, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ, पहले फंडामेंटल था। तो इसका मतलब है यहां पे जाके इसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, इस वाले राइट में वो बात नहीं रहेगी जो यहां पे थी। आप मेरी बात समझेंगे? तो यहाँ पे यही चीज आपने समझनी है, फंडामेंटल एक्चुअली क्या है। आप लोग रट्टा मार लेते हैं, आर्टिकल्स को याद कर लेते हैं, पार्ट किस पार्ट में आता है। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दे आर नॉट पार्ट, दे आर नॉट बीइंग एन्यूमरेटेड अंडर पार्ट थर्ड के अंदर नहीं आते हैं। इसीलिए इनकी, अगर ये पार्ट थर्ड में आते जैसे पहले ये था तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि मैंने कहा दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे मैंने थोड़े लिखे हुए हैं, सिविल राइट्स आपके, पॉलिटिकल राइट्स है, लीगल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या हर एक लीगल राइट तो छोड़िए, हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। सो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पार्ट में आएंगे, जो भी हम लाएंगे, अब जो हमारी फीचर्स पढ़ोगे ना जब आप फंडामेंटल राइट्स की फीचर्स से आपको पता चलेगा भाई इनमें ऐसा क्या है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? वो तभी पता चलेगा जब आप इसकी फीचर्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स की, इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, तभी पता चलेगा कि भाई ये जो सर्कल किया ना कॉन्स्टिट्यूशन के, ये फंडामेंटल है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोटेक्टेड है, ये भी, बट ऐसी क्या है, क्या इनको ऐसी चीज क्या बनाती है जो इनको बाकियों से डिफरेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन राइट से, तो वो हम पढ़ेंगे, तभी समझ आएगा आपको जब आप उनकी इंपॉर्टेंस और फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ लेक्चर मैं अपना कंक्लूड करता हूँ। सी यू, बाय एंड ब्लेस यू ऑल।